इक्वेशन चैप्टर में हम सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई एक सब्सटेंस हो, सपोज दैट ये सब्सटेंस ए है या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है किसी एक ऐसे सब्सटेंस, सपोज दैट इज सी। तो ये जो सी सब्सटेंस है, ये बाकी ये जो सब्सटेंस था इससे ये अलग है, ठीक है, यानी ये जो मटेरियल है इससे ये अलग है। आप पूछोगे सर ये अलग कैसे हुआ? तो इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये बाकी यहाँ पे जो ए और बी है, ये समझने के लिए मैं बस डिनोट कर रहा हूं ए और बी को। तो जो प्रॉपर्टी है सी की, ये बिल्कुल अलग होगी इससे, एक नई प्रॉपर्टी होगी। और नई प्रॉपर्टी कैसे होगी आप ये सोच रहे होगे। तो देखो क्या होगा बच्चों, जो इसके एटम्स हैं, एटम्स मॉलिक्यूल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने छोटे छोटे क्लासों में, क्लास 9 10 के चैप्टर्स हैं। तो इसके जो एटम्स मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगा, एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, एक नई मैटर सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और ये जब चीजें होती हैं तब हम कहते हैं बच्चों कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास लाइफ में हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, फूड आपके अंदर जाता है, तो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो फूड का डाइजेस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। आप सोचोगे सर ये कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ? तो देखो बच्चों, आप जब खाना खाते हो तो जो फूड होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, टुकड़ों में होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जूस भी कह सकते हो, इसमें जूस भी आ जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं सॉलिड फॉर्म है, तो इसके लिए ये इमेजिन करो, सपोज दैट रोटी है। अब रोटी को आपने खाया, रोटी आपके फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में जाने के बाद फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, वो स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाके वो बिल्कुल जूस की तरह हो जाएगा, एकदम लिक्विड। और जो आपके स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ मिल जाएगा, फूड को एसिडिक बना देगा, सेमी एसिडिक, ताकि वो और बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। फिर वो जो फूड आपने खाया उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तब इसे भी एक केमिकल रिएक्शन ही कहा जाता है कि हाँ बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ। और अगर दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, तो ये जानते हो ना कि जो आपके घर में दूध आता है, एक बार ना दूध को गर्म करके उसमें नींबू डाल दो, क्या होगा, उनके बीच में लड़ाई हो जाएगा, दूध के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मम्मी से पूछ लेना, थप्पड़ मिलेगा सबको। तो ये जब दूध फटा उस नींबू को डालने से, कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ, तो उसे केमिकल रिएक्शन ही समझो, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आप सुन रहे हो अभी कि सर केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन ये जो वर्ड है, इस वर्ड को सुनने से पहले आप इसे अपने आसपास हर जगह देख रहे होते हो। जैसे कि आयरन देखते हो आप, जो पेन होता है, ये देखो जैसे पेन हो गया, तवा, ठीक है। तो जो तवा है, यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, ये ऑरेंज कलर का रेड रेड करके कुछ कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो ये क्या है, इससे बच्चों रस्टिंग कहते हैं, ये रस्टिंग हुआ है यहाँ पे, जिसे हिंदी में कहते हैं जंग लग जाना। हमारे घरों में देखोगे तवा होता है,
कई सारे लोहे के पाइप्स होते हैं, और भी जैसे जंजीर, चैन, जो आयरन की चैन होती है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अगर काफी समय तक बाहर रख दिया जाता है तब उसके ऊपर ये रस्टिंग होने लगती है। तब ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, कि यहाँ पे भी ये जो फिनोमेना हो रही है, ये जो हो रही है इसके ऊपर, इस दवा के ऊपर, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों ये सब बातें सुन करके आपको एक आइडिया लग गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आइए हम अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो उसका हम एक वेल डिफाइंड आंसर दे सके। तो इसको इरेज कर लेते हैं। बच्चों हमारा एम होना चाहिए कि हम अपने चैप्टर को सिर्फ पढ़े नहीं, इतना बेहतर तरीके से समझे, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से उसे इतना रिलेट कर दे कि वो चैप्टर हमें दिखने लगे, वो चैप्टर हमें महसूस होने लगे। तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिखो। और हाँ बच्चों ये भी हमारा गोल साथ होना चाहिए कि हम अपने एग्जाम में 100% पूरा मार्क स्कोर करेंगे। लेट्स बच्चों कंटिन्यू। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देन लिखो। केमिकल रिएक्शन is a process that converts one or more substances कर लो into different substance। और जो बच्चों डिफरेंट सब्सटेंस आया है, बाय रीअरेंजिंग द एटम ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। एंड इसको पॉइंट 1 कर दो और पॉइंट 2 में लिखो द न्यू सब्सटेंस है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन का एक डेफिनेशन। तो इसमें कुछ कुछ जो वर्ड उस पर हाईलाइट करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एक सब्सटेंस को किसी नए सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, जिसकी जो न्यू सब्सटेंस है हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों। अब हमने केमिकल रिएक्शन को तो समझ लिया, पर बच्चों आपके दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सर कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होगा, सर कुछ तो ऐसी चीजें दिखनी चाहिए। तो बच्चों चलो हम उसे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्यूट क्यूट बच्चों, देखो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर हमें कुछ ऐसे साइन होते हैं, जैसे कि उसका जो स्टेट है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था को ऐसे समझ सकते हो, पहले सॉलिड हो तो बाद में लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए, ठीक है। वो जिस रूप में है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, आगे जाके उसका वो रूप, वो स्टेट, वो चेंज हो जाता है। तो पहला पॉइंट लिखो, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। जैसे इसको अगर विजुलाइज करना हो तो समझो ऐसे। देखो बच्चों, आपने आइस क्यूब देखा है,
आइस क्यूब है, ये देखो सॉलिड फॉर्म में है। अब आइस क्यूब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेल्ट करके लिक्विड हो गया। तो ये जब सॉलिड से लिक्विड हुआ तो इसे समझते हैं एज अ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे बदल रहा है। ऐसे ही जब इसको आप और हीट करोगे तो क्या हो जाता है, इवापोरेशन होने लगता है, गैस के रूप में बन के पानी उड़ जाता है। तो ये साइन केमिकल रिएक्शन में दिखता है अगर केमिकल रिएक्शन होता है। हर केमिकल रिएक्शन में नहीं, पर ये जो कई सारे जो डिफरेंट साइंस होते हैं, प्रतीक होता है कि हमें पता चले केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उनमें से एक है। अब देखो दूसरा क्या है, चेंज इन स्टेट, ये हम समझ लग गया। अब दूसरा क्या है बच्चों, चेंज इन कलर। कई बार ऐसा होता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो तो वहां पे कलर बदल जाता है सोल्यूशन का। आप सोचोगे कि सर ऐसा कोई एग्जांपल बताओ ताकि हम भी समझ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, रेड ले लें ताकि अच्छे से दिखाई दे। देखो प्यारे बच्चों, ये कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है जो कि स्काई ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, देखो ये ग्रीन हुआ, यानी कि जो कलर था वो बदल गया। तो जब ये चीज दिखाई देती है तब हम समझ जाते हैं कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। और तीसरा जो साइन है जिससे हम समझ सकेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो ये है कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। यानी कभी कभी होता है कि गैस उसमें से इवॉल्व होती है, यानी कि आप लिखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है बच्चों। और कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर। ये जो चौथा वाला है, अगर इसको आपको फील करना हो, देखना हो खुद से इसको, तो आप एक काम करो। घर में सभी के घरों में डिटर्जेंट तो होता ही होगा। मम्मी से जाके कहे ना मम्मी डिटर्जेंट चाहिए, तो मम्मी कहेंगे अरे तुमको डिटर्जेंट चाहिए, तुम कब से इतने बड़े कर्मवीर बन गए। तो कहते हैं नहीं वो सर ने बोला है थोड़ा हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो कैंप जाके क्या करोगे वहां पे तुम, जाके घर में से ले लेना डिटर्जेंट और उसको हाथ में लेना, ठीक है, उसमें पानी डालना। क्या फील होगा, आप देखोगे कि उसमें से हीट लगेगा कि वो डिटर्जेंट गर्म हो गया है पानी को डालने की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जहां आप महसूस करते हो कि सर टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो चेंजेस है जो हमारे आसपास केमिकल रिएक्शन है, इसका एक बहुत ही बड़ा लार्ज वैरायटी है। हम इसको पर्टिकुलरली कुछ टाइप में नहीं बांट सकते, लेकिन हमको समझने के लिए अपने चैप्टर को पूरा करने के लिए इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन हम समझ गए, अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हमने समझा जो भी बातें, केमिकल इक्वेशन कुछ खास नहीं, उसी को सिंबल का यूज करके एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है लिखने का। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखो केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन it is the symbolically representation of chemical reaction।
इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझते हैं इसको। देखो, अगर आप यहां पे लिखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके आपको क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने पूरा वर्ड लिखा है, लेकिन इसी को अगर हम कुछ सिंबल का यूज कर लें, हमने पीरियोडिक टेबल अपने छोटे कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या दिया रहता है बच्चों, जो सबसे पहले हमें दिखाई देता है वो ये लिखा होता है कि H हाइड्रोजन, He हीलियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके हर एक एलिमेंट का जो उसका पूरा नाम होता है एक सिंबल होता है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंबल क्या होता है, H होता है ना। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम का एक सिंबल है Mg। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का O2 हो गया। तो यहाँ क्या ये देता है, रिएक्ट करके हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन था, इसका सिंबल को यूज करके हमने इस तरीके से जब रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आ गया समझ में आप सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है ये कैसे हम लिखते हैं इसको। हाउ डू वी राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, देखो बच्चों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा अगर हमें यूजफुल बनाना होता है, ठीक है, अगर और भी ज्यादा कॉन्साइज करना है कि हमें बताना है पूरी डिटेल में कि हाँ सर ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पिछले पेज में क्या देखा था हमने, वहां क्या था ये देखते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो, ये जो मैग्नीशियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा है बच्चों। तो हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड है, गैस है, एक्वेस है, क्या है। तो इस चीज को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि देख के हमें और बेहतर समझ में आए, हम क्या करते हैं, जो फिजिकल स्टेट होता है उस रिएक्शन की, फिजिकल स्टेट वही मतलब कि गैस है कि लिक्विड है या सॉलिड है या एक्वेस मीडियम है, उसका हम उस फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। आप कहोगे सर कैसे यूज करते हैं, उसको हम अभी आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, अगर जो वो सब्सटेंस है रिएक्शन के अंदर और जो प्रोडक्ट आया है रिएक्शन के बाद, अगर वो गैस है तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल जी से। अगर वो लिक्विड है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। अगर सॉलिड में है वो तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, स्मॉल एस से। ऐसी एक्वेस है तो ए क्यू से। एक्वेस क्या है आप ये सोच रहे होंगे बच्चों, तो एक्वेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसा बना हुआ हो, कोई ऐसा मैटर जो कि वाटर से बना हो या वाटर के साथ बना हो या वाटर से बना हो, ठीक है, वाटर के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं, वो एक्वस होता है, उस सब्सटेंस एक्वस होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वाटर से तो हम भी बने हैं, तो क्या हम भी एक्वस हैं? आप बताना कमेंट में। अगर हम आगे बढ़ते इस चैप्टर में, तो हमने जो ऊपर रिएक्शन लिखा था वो एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है। आप कहोगे सर ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या है। अब सर आप हमेशा नई नई बातें बताते रहते हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। क्यों बच्चों, नहीं सुना है आपने? स्केलेटन क्या होता है बताओ? कंकाल, जिसे देख के सारे बच्चे डर जाते हैं। अच्छा आपको डर लगता है कंकाल से? भाई मुझे तो बचपन में बहुत डर लगता था। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जो मास होता है, मास कहो, वेट कहो
जैसे कि जो ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर कहाँ गया, पेज कहाँ गया हमारा, ये देखो है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइड में इनका मास जो है सेम है? इसके बारे में अगर हमें नहीं श्योरिटी है, अभी तो देखेंगे सेम है कि नहीं सेम है, पर यहाँ पे देखो ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता है इसमें मास दोनों साइड पे सेम नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो मास नॉट सेम ऑन बोथ साइड। तो ऐसे इक्वेशन को आप कहोगे कि ये एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बना है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास जब स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है तो हमारे एग्जाम में भी हमेशा आता है बच्चों कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन दे देगा आपको केमिकल रिएक्शन का और कहेगा इसको बैलेंस करना है, यानी कि मास को दोनों साइड बराबर करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है बोर्ड में, और आप देखोगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पूछ लिया जाता है। तब ये क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग इस तरीके से समझ सकते हो कि जो नंबर ऑफ एटम होता है ईच एलिमेंट का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट हैंड साइड में था ना पिछली बार, यहाँ देखो, ये देखो कहाँ गया भाई, ये तो भाग जाता है, देखो अभी आ गया। तो ये यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है ये कितने, ये 2 है, देखो O2 लिखा है मतलब 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो आप इसे कहोगे 1। और यहाँ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं, तो देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, मैग्नीशियम और साथ में सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस तरीके से जो दोनों साइड है यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जब नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम नहीं होता है तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और उसी को हमें जरूरत होती है कि हम इस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दे, यानी दोनों साइड मास को इक्वल कर दे, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम को इक्वल कर दे, जस्ट हो गया सॉल्व, इतना ही है। और बच्चों वैसे भी यार बैलेंस तो लाइफ हमेशा रखनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर पढ़ाई के साथ कई बार अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक हेल्थी माइंड होता है उस हेल्थी माइंड में ही हेल्थी थॉट्स आते हैं और अच्छे से फंक्शन करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बोर्ड का एग्जाम है तो पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पर साथ में अदर चीजों को बैलेंस करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करो बच्चों। डेली एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा पूरी तरह से। गेम, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टडी, इन सब चीजों को हमें बैलेंस रखना चाहिए। इसलिए बैलेंस ये सिर्फ केमिकल इक्वेशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह लाइफ में इसका अपना इम्पोर्टेंस रहता है। तो लौटते हैं इस चैप्टर की टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो हम ये समझ रहे थे बच्चों कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है देखो
we balance the chemical equation। कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों? जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड, उस रिएक्शन के अंदर, इन रिएक्शन, इसको क्या करना होता है? अगर हम इक्वल कर दें तब वो जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो जाता है। अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे, देखो जैसे आपके पास एग्जांपल है Fe प्लस H2O, जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या देता है? ये देता है Fe2O3 प्लस H2। ये कैसे आया है हम इसको अभी इस वीडियो में समझाएंगे आगे। अभी हम फोकस करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है क्या ये बैलेंस है, और अगर नहीं है तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, इस पे हमारा अभी पहला फोकस होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी जाओ डेफिनेशन पे, जो मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बताया, क्या होता है? क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम ईच साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड सेम है? यहाँ पे देखो ये फेरस है, यहाँ पे एक एटम है फेरस का, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे फेरस का 2 एटम है, या फिर 2 लिखा है यहाँ पे, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। हाइड्रोजन का चेक करो, यहाँ पे H के 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, H2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी नहीं बैलेंस है। यानी हमें फेरस को और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसे कैसे करना है? तो लिखते हैं इसे, बच्चों मेहनत करो, देखो मेहनत का फल कभी भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। गीता में भी लिखा गया है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट से डरोगे तो तुम्हें डराएगा, तुम्हें रिजल्ट को डराना है कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे पाथ 2x चैनल पे पढ़ाया गया था, वहां पे सब मुझे समझाया गया था, मुझे सब आता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे क्या करना है, लुक इट हियर, अगर 2Fe कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 2 मोल्स, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपके पास? 2Fe 2O3 प्लस 2H2, ठीक है। तो क्या ये अभी बैलेंस हुआ? अब ध्यान से देखोगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे Fe 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तो 2 ही है, ये अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। तो सर ऐसा अब क्या करें? I'm सॉरी बच्चों, थोड़ा इरेज कर लो, इसमें दिक्कत आ रही है। कहाँ गया भाई? हाँ, इसे इरेज कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3Fe प्लस 4H2O गिव अस Fe2O3 प्लस 4H2। अब इसे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो ये क्या है बच्चों? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप पूछोगे सर आप कैसे लिख दिए, हमें तो बताया ही नहीं आपने। ना मुन्ना,
आओ समझाते हैं तुम्हें ये कैसे होगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे किया जाता है, आपको एक मैं स्टेप बताऊंगा, आप हमेशा इस स्टेप को करोगे तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको मैं आसान आपके लिए बना दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1 जो है, आप जो रिएक्शन है आपके सामने, क्या रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Fe। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। Fe हो गया। अब लिखो यहाँ पे H2O। ये क्या दे रहा था, ऊपर कुछ गलत हो गया था यार, देखो। हाँ यहाँ पे। तो ये बच्चों ये केमिकल रिएक्शन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एक सबके ऊपर ना एक बॉक्स बना लो। ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। ये एक इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं सबके ऊपर। सर ये बॉक्स बनवा क्यों रहे हो आप, क्या इसको बॉक्स को पैक करके घर लेके जाना है? नहीं बच्चों, घर नहीं लेके जाना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमेशा अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। तब ये 4 बॉक्स है तुम्हारे पास, 4 बॉक्स में देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है हमें दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये जो आपने बॉक्स को सेलेक्ट किया है, जो इसमें एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब ये देखो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में, अच्छा हाँ ये बच्चों याद कर लो, ये जो रिएक्शन से पहले होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे लिख लो यहाँ पे ताकि याद रहे, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन वाली बॉक्स है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बच्चों, 4 है। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्योंकि अब ये 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो एक हमने बैलेंस कर लिया। ठीक, अब दूसरा दूसरा क्या करना है, अब इससे छोटे वाले एलिमेंट पे जाओ। यहाँ पे क्या है, 3 Fe है, कितने भाई, 3 है। यहाँ पे कितने, 1 है, तो यहाँ क्या करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आया अभी तक, अब आप इसे लिख लो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो इसे लिखो फेरस, वही जो बॉक्स पुरानी थी, पुरानी बॉक्स लिखना, मैं अभी समझा रहा हूँ इसे, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप डायरेक्ट लिखना इसे। ये पहली बॉक्स, दूसरी बॉक्स, हो गया, बॉक्स बन गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप ये ऑक्सीजन वाले को 4 से, देखो यहाँ पे फेरस वाले को मल्टीप्लाई कर लो इस बॉक्स को 3 से। तो ध्यान से देखोगे तो ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, नहीं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे तो 4 दूनी 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या करना है,
कि ये बड़े वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 4 से इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसके पास भी 4 दूनी 8, 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब इसे आगे लिख लेते हैं। आगे कैसे लिखोगे बच्चों, इसे लिखो 3Fe प्लस 4H2O। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ Fe2O3 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2। अब देखोगे ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, अभी देखेंगे इसे। और ये Fe3 था बच्चों, एक सेकेंड, इट्स माई बैड बच्चों, यहाँ पे Fe3O4 लिखा है। अब मैं क्या लिख दिया, हाँ फिर से करेक्ट कर लेते हैं, Fe3O4। तो ध्यान से देखोगे तो Fe3 से यहाँ पे 3Fe, ये बैलेंस हो गया, तीनों दोनों साइड 3 Fe हो गए। अब यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन इसके हैं, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब कहोगे सर हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। तो हाँ बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डाउट इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके कमेंट का आंसर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नई सेगमेंट की तरफ। भूख तो नहीं लग गई, चाय पानी का नाश्ता करना हो तो जाओ 2 मिनट वीडियो पॉज कर दो, जाओ मम्मी से चाय लेके आओ, फिर बैठ के फिर से स्टार्ट करो। लेकिन जो शेर हैं बच्चे, इनको है कि नहीं सर, आज तो इस चैप्टर को कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये एग्जाम में इनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, कई बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। मेन बात ये है कि क्वेश्चन यहां से जरूर आते हैं, तो इसको और ध्यान से थोड़ा पढ़ना। सबसे पहले आता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन ये कहता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे करेक्ट कर लो, ये पॉइंट नहीं, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर सपोज करो कि आपके पास एक सब्सटेंस ए है, मान लो ये कोई भी सब्सटेंस है, हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, कुछ भी, एनीथिंग, और कोई एक सब्सटेंस बी है। ये दोनों रिएक्शन के बाद कोई एक सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया समझ में खजूरो, मेरे प्यारे खजूरो। एक एग्जांपल इसके लिए करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है एक, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में है बच्चों। इसको रिएक्ट करा रहा हूं हाइड्रोजन के सॉरी वाटर के साथ, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है H2O। ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बाहर रहेगा। एक्वस मीडियम है। देखो मैंने पिछली बार बताया था कि एक्वस क्या होता है, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर से बना हो, तो यहाँ पे वाटर है ना, तो इसलिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस है।
और साथ में कुछ हीट निकलेगा जब रिएक्शन होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट नंबर 1, सॉरी सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2, क्या दे रहा है बच्चों, एक सिंगल सब्सटेंस दे रहा है, जो तीसरा जो भी यहाँ पे आया है इसको तीसरा ना लिख करके हम लिखते हैं सिंगल सब्सटेंस दिया है हमें, ठीक। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस है। आपको इस केमिकल रिएक्शन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। अब कुछ और एग्जांपल देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो इसे थोड़ा जूम कर दूं। देखो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन है, ठीक है, इसको रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे सिंपल, सबसे क्यूट एग्जांपल, ये तो हम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये सब हमें देख करके हमारे दिमाग में एक आइडिया बन गया कि सर केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस, एक मैटर देता है। दैट्स इट। अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम जान लेते हैं रिएक्शन के, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। क्या होता है बच्चों, हीट रिलीज होता है जब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट सी है और साथ में ही हीट रिलीज होता है। तो आप इसे क्या कहते हैं कि सर ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एक प्रॉपर अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो वो डिटर्जेंट वाला एग्जांपल याद है आपको जो मैंने बताया था शुरू वीडियो में, जहां पे आप एक थोड़ा सा डिटर्जेंट लो अपने हाथ में, उस पर पानी डालो और हाथ को ऐसे बंद कर लो, महसूस होगा कि उसमें से हीट निकल रहा है। ये घर पे करके आप सभी बच्चे देख सकते हो। और जैसे कि एक रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहोगे सर ये रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो गया। तो देखो बच्चों, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर भी हीट, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से हीट डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी को वार्म रखता है। अगर बॉडी में वार्म नहीं हो तो क्या होता है, हमारी ब्लड की पहली बात तो सर्कुलेशन ही अच्छे से नहीं हो पाएगी और हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें ये समझ में आ गया कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट पैदा हो रही हो, यहाँ पे हीट साथ में उसके निकल रही हो। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखो, एक CH4 क्या है, मेथेन है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सबसे कॉमन एग्जांपल की बात करें तो बच्चों आपके घर में जो गैस चूल्हा होती है, LPG सिलेंडर, आप जब LPG को यूज करते हो एज ए कुकिंग फ्यूल, तो उसमें क्या होगा कि आप मेथेन है, ठीक है, उसके अंदर जो होता है गैस, मेथेन गैस होती है, आप उसको रिएक्ट कराते हो तो जो फ्लेम होता है ना, क्या होता है, वो हीट रिलीज करती है, तभी तो खाना बन पाता है। तो ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो हमें ये समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। और इसको याद करने का तरीका क्या, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। देखो एक्सो मतलब होता है, ऐसे लिखो जो,
जो 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 नहीं, लेकिन जो हीट को रिलीज करता हो। और साथ में अभी ही लिख लो, आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी लिख लेना ज्यादा अच्छा है। जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता हो, एब्जॉर्ब। तो बच्चों हम यहाँ पे साथ में एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। क्या क्या है वो? एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक हो गया ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, आप भी लिखो बच्चों अपने कॉपी में, लिखते रहो साथ साथ, तभी और डिटेल में समझ में आएगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा आपको। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed along with formation of प्रोडक्ट। जहाँ पे बच्चों हीट एब्जॉर्ब हो जाता हो वहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। स्पिरिट जानते हो बच्चों क्या होता है? जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते होगे, इंजेक्शन तो लगवाने बड़ा डर लगता है, पर एक बार ना जाओ इंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए इंजेक्शन लगवा लो बच्चों, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसका डेफिनेशन। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उससे पहले आपके हाथ में कुछ स्प्रे डालता है, वहां पे देखोगे कुछ वो जो स्पेस है, वो एरिया है आपके हाथ का, वो ठंडा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है? एक तरीके का इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको एक्सो और इंडो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझा कि दो सब्सटेंस था या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक बना रहे हो सब्सटेंस, जबकि डीकम्पोजिशन में इसका जस्ट उल्टा होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है इसके, डीकम्पोजिशन। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि अगर कोई सिंगल सब्सटेंस हो, एक सिंगल सब्सटेंस अगर है, तो वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट या सब्सटेंस हमें दे देता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस। तब ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब इसका एग्जांपल देखोगे तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन होता है, इसको आप हीट कर दो। जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इधर एक है और इधर कितने हैं? दो हैं। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमें दिख रहा है इस रिएक्शन के अंदर कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब और आगे अगर बढ़ा जाए बच्चों, तो हम समझते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें कुछ टाइप्स के डीकम्पोजिशन है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को क्या होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन, ओ ये क्या हुआ? धीरे, थर्मल डीकम्पोजिशन
बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, लेकिन थर्मल डीकम्पोजिशन की अगर बात करें तो ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन सपोज करो जो होने के लिए उसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वहां पे जरूरी पार्ट क्या है बच्चों, हीट का होना, यानी इस रिएक्शन के अंदर हीट होना चाहिए, हीट होगा तब ये जाकर डीकम्पोज होगा। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, आप देखो, अगर 2 मोल ऑफ FeSO4 लो और इसको हीट कर दो, ये हीट का सिंबल होता है बच्चों, हीट जब करोगे तो ये आपको देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो बच्चों ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस है ना, इसको टूट करके कितने सब्सटेंस बन गया, एक से अधिक सब्सटेंस में। तो ये एक तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ ही है, साथ में ये जो हीट इसने लिया इस रिएक्शन को होने के लिए, उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आ गया बच्चों सबको समझ में। अब देखो जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, और जब इसे हीट किया गया तो ये क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो PbNO3, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, क्या लिखा है भाई, ट्वाइस है यहाँ पे ना, इसको ट्वाइस लिख दो, मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। PbNO3 ट्वाइस, जब इसे हीट करेंगे बच्चों तो ये देगा लीड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होगा, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और साथ ही क्या देगा बच्चों, ऑक्सीजन देगा। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर भी हीट इन्वॉल्व है इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए। अब हमने थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, देखो बच्चों डेफिनेशन सेम वही रहेगा, बस ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर हीट के जगह पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, तब उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, लिख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि जब भी ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग करना होता है तो बच्चों वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे दिया जाता है। और कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ठीक, ये सपोज करो एक प्लास्टिक का मग है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो एक एनोड लगा है, एनोड है, एक क्या है, एक कैथोड है, और इस मग्गे के अंदर पानी भरा हुआ है। अब इस एनोड से एक वायर जाती है बैटरी में, एक दूसरी वायर जाती है प्लस माइनस। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगी। तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। ये जो इलेक्ट्रोड्स है बच्चों यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, बबल होंगे, बबल को आप फॉर्म होते हुए देखोगे। अभी जो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है इससे हमें क्या पता चलता है कि सर ये जो बबल्स है ये वाटर को, वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है आपको ना बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। कैसे डिस्प्लेस करेगा, गैस के साथ। तो जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, बोथ टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें से द टेस्ट ट्यूब विच आर फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैसेस, और क्या होगा उसके अंदर, अब उनको क्या करना है बच्चों, धीरे 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 वो
उसमें इकट्ठी होती जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ही ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को अलग करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। फोटो का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है भाई, जब कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जहां पे उसे कराने के लिए सनलाइट या फिर लाइट की हमें जरूरत पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की। अब इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर ये सपोज करो आपकी विंडो हुई ना, अब इस विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब यहाँ पे एक चाइना डिश रख दो। चाइना डिश में सिर्फ चाइना डिश रखने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड, उसको यहाँ पे रख दो। ये क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है। क्या रखा है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। जब ये इस पे सनलाइट गिरेगा इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो क्या देखने को मिलेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसमें 2 मोल ऑफ Ag सिल्वर में और क्लोराइड में Cl2। तो ये जो AgCl था पहले व्हाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, और ये जब टूटा तो ये जो सिल्वर है ये किस कलर का बन गया बच्चों, ये ग्रे कलर का हो जाता है। और ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि ये जो AgCl है ये सिंगल सब्सटेंस था, इसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हम लोगों ने कर रखा है। सॉरी। तो देखो एक्सोथर्मिक क्या था, जिसमें हीट बाहर जा रही हो, ये उसका एक फिगर है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा बच्चों, ये एग्जांपल कर लेते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कई बार। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। तो 2 मोल ऑफ क्या लेते हैं, लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। जब इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 2 मोल्स मिलते हैं हमको लीड ऑक्साइड का, और 4 मोल्स मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख दो, NO2, और साथ ही 2 मोल मिलता है ऑक्सीजन का। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है बच्चों, हीट है। तो हीट है तो ये साथ ही साथ डिकम्पोजिशन के साथ साथ क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन। प्यारे बच्चों आ गया समझ में आपको। और ये भी एक क्वेश्चन जो है AgCl का, जो सिल्वर क्लोराइड है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे लिए हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, उसके अंदर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। होता है, बिल्कुल होता है सर। तो अब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था,
थर्मल डिकम्पोजिशन में ये पढ़ा था कि सर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर वो हो रहा है और उसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही है, उसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है? तो ये यही पे बताना था हमको, आप समझ गए होंगे। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये जो रिएक्शन है 2 मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर Ag प्लस Br2, ब्रोमीन देता है, ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये जो ऊपर का रिएक्शन है, एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है सर, AgBr। ओके, 2 मोल ऑफ AgBr, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बच्चों आया हुआ है, इसे ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक सोल्यूशन है सब्सटेंस X जो यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो बताना है वो सब्सटेंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसे भी आप लिख लेना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड एबव विद द वाटर। ठीक है, तो उस रिएक्शन का नेम भी लिखना है। तो बताता हूं आपको क्या है रिएक्शन। तो देखो बच्चों, वो रिएक्शन है कि कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लो भाई, क्विक लाइम। इसको जब रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, H2O वाटर लिक्विड, तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, एंड साथ ही हीट हमें देता है। तो ये इसकी रही रिएक्शन। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड, तो ये रही रिएक्शन हो गई। और वो सब्सटेंस कौन था जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, स्लैग्ड लाइम, तो वो ये रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सर आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे देखो आपके पास A प्लस B रिएक्ट करके C प्लस D देता हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो कि जब रिएक्शन हुआ तो ये जो B है, अगर मान लो C से डिस्प्लेस हो जाए किसी तरीके से, समझने के लिए सिर्फ A प्लस C गिव्स अस B प्लस D। तो आप देखो इसको, सपोज को इसको बॉक्स बना लो यहाँ पे। तो इस बॉक्स के अंदर पहले B था, B को C ने क्या किया, डिस्प्लेस करके हटा दिया। अब B की जगह पे क्या है, C है, और यहाँ पे C की जगह पे क्या है, B है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लो यहाँ पे, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो लिखो और नंबर अच्छा पाओ। क्यों बच्चों, हमारे इस वन शॉट वीडियो का मोटो यही है कि आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर लेते आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो भी क्वेश्चन पूछे कह दो बोर्ड वालों से
सर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, हम बता लेंगे, हमें सब आता है, आपको कर लोगे, बस जोश के साथ, जुनून के साथ, ध्यान से बस पढ़ो इसे। तो डेफिनेशन लिखो बच्चों। डेफिनेशन क्या कहता है? द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which an element displaces another element from its solution। ओके बच्चों, ये डेफिनेशन हो गया। एक एग्जांपल से और बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं। अगर ये एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज Fe प्लस CuSO4, ठीक है, ये हमें देता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जब ये फेरस के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस क्या कर देता है? फेरस इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो जहां पे पहले कॉपर था अब वहां पे आ गया है फेरस, तो ये हो गया फेरस सल्फेट, और कॉपर भाई साहब को पहाड़ की कमार के निकाल दिया गया। कॉपर की कोई इज्जत नहीं है, बेचारा रो रहा होगा कॉर्नर में जाके। खैर कॉपर से हमें क्या, हम तो अपने केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो बच्चों ये जो हुआ ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लिया। अब हम आगे बढ़े अगर इसके अंदर तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि और भी बढ़िया क्लियरिटी आ जाए। दूसरा एग्जांपल किस कलर से लिख दें ना, इसमें ग्रीन से लिखते हैं, क्यों बच्चों? ग्रीन। अगर जिंक लो आप, जिंक, ठीक है, इसको रिएक्ट कराओ कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये हमें क्या देता है? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस फिर से कॉपर बाहर। भाई कॉपर को फिर से बाहर निकाल दिया गया। आप भी सोच रहे होगे गजब बेइज्जती है कॉपर की। तो ये भी एक प्रकार का देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कैसे हुआ सर? यहाँ पे जिंक था, जिंक ने इसके साथ रिएक्ट किया तो पहले कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर से कॉपर क्या हुआ? लात मार के हटा दिया गया। अब क्या बचा? जिंक सल्फेट बचा। कॉपर की जगह पे जिंक आ गया और यहाँ पे कॉपर बाहर चला गया। तो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर ये कॉपर बाहर क्यों हो जा रहा है, सर ये फेरस क्यों आ जा रहा है, सर ये जिंक क्यों आ जा रहा है। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा एक आंसर है कि जो फेरस है, जो जिंक है, ठीक है, जो लीड है Pb, ये और भी ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखो, आप लोग लिखो साथ में, these are more reactive than copper। मतलब कि कॉपर फेरस जिंक और लीड से, इन सभी से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो उसके जगह पे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आके उसका जगह तो ले ही लेगा उसको डिस्प्लेस करके। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, जब कोई ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे दो अलग अलग एटम्स, एलिमेंट्स या ग्रुप म्यूचुअली आपस में ही मिलकर के एक्सचेंज हो जाए। सर नहीं समझ में आया। देखो अगर आप यहाँ पे लेते हो Na2SO4, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट BaSO4
प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे क्या है बेरियम। सर ये तो यहाँ पे Na2SO4 था, सर यहाँ पे तो बेरियम सल्फेट हो गया। तो सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट में जब चेंज हुआ है तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बेरियम है ये जो बेरियम है इसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है। और अब देखो यहाँ पे ये आपके पास है बेरियम क्लोराइड और यहाँ क्या आ गया सोडियम क्लोराइड। अरे सर 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 यहाँ पे तो ये जो बेरियम है इसको इस सोडियम ने तो डिस्प्लेस कर दिया। तो यानी इस रिएक्शन के अंदर दो दो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम भी पड़ गया। जैसा नाम वैसा काम। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में आ रहा होगा। जो हमारा मेन मोटो है इससे समझना, हमारे नंबर आने चाहिए सर, नंबर आएंगे। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे समझ लो, ये हमेशा आपके सामने आता रहेगा। प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट देखो, जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मैटर, जो कि इनसॉल्यूबल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहोगे सर प्रेसिपिटेट है। जैसे कि अगर मान लो ये कंटेनर हो गया, ठीक है, इसके अंदर कुछ सोल्यूशन है और कुछ ऐसा सब्सटेंस हो जाए कि जो उसके अंदर घुले ही ना और ये कहीं ऐसे इनसॉल्यूबल पड़ जाए, तो इसे क्या कहोगे बच्चों, सर ये तो प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। आपने अभी तो बताया, क्या बताया सर, यही बताया कि कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हो उसे प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। तो अब ये भी बता दो बच्चों, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सर सिंपल है, अगर कोई रिएक्शन ऐसा है कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि इनसॉल्यूबल है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे सर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल है, देखो ये लीड नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, इसको जब आप रिएक्ट करा रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो आपको दे रहा है लीड आयोडाइड PbI2। ये नीचे एरो है, इसका मतलब होता है कि इसने एक प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है, यानी ये सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये उल्टा एरो का मतलब होता है। और साथ में क्या दे रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप कहोगे कि सर ये जब डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपने तो बताया इस टाइप का जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो हाँ बच्चों, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको कोई रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि बताइए ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताइए इसमें क्या हो रहा है। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कि क्या कहता है इसका डेफिनेशन। देखो बच्चों, लिखो साथ में, ऑक्सीडेशन, सॉरी वाई नहीं आई रहेगा, ऑक्सीडेशन इज द गेन, या तो इसमें क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर क्या हो जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए।
इन दोनों परिस्थितियों में इसे हम कहते हैं सर ये एक ऑक्सीडेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लेते हैं कॉपर को, इसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बच्चों, हम इसको हीट करते हैं तो हमें देता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें देखो अगर, तो यहाँ पे तो कॉपर था और ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद दोनों साथ हो गए। तो यहाँ पे हमें देख के समझ में आता है कि सर कॉपर में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी इसमें ऑक्सीजन आया है। तो इससे क्या कहोगे कि सर जब यहां से यहां जा रहे हैं तो हमें क्या मिला, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराओ हाइड्रोजन के साथ, कभी जब हीट करेंगे तो ये देगा आपको कॉपर प्लस वाटर H2O। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले क्या था, इस पूरे को देखोगे तो हाइड्रोजन को देखो, जब इसको यहाँ पे रिएक्ट कराया गया तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का गेन हुआ है यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज रिडक्शन। तो बच्चों जैसे ऑक्सीडेशन को हमने समझा, ऐसे ही हम रिडक्शन को समझते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन उसमें से हट जाए या निकल जाए, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों परिस्थितियों में अगर ये दोनों कंडीशन को देखें तो वहां पे रिडक्शन होता है। कहोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम एग्जाम्पल समझते हैं। ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया गया तो क्या मिलता है बच्चों, कॉपर प्लस H2O। अब इसमें कॉपर पे फोकस करो। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो देखोगे तो ऑक्सीजन यहां से निकल गया है। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस हो गया, तो ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया। इसे कहेंगे ये सर रिडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आपको रिडक्शन भी समझ में आ गया है। अब यही पे एक छोटा सा एग्जांपल और एक कॉन्सेप्ट भी है रिडॉक्स रिएक्शन का, उसे भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। रिडॉक्स रिएक्शन, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, जब रिडक्शन साथ ही साथ ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, बोथ टुगेदर। एग्जाम्पल से समझते हैं तो यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। इसके अंदर अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, अभी हमने देखा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोजन को H2O, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसे क्या कहोगे, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो हो गया, तो हमने समझ लिया कि सर रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ ही साथ होते हैं। ठीक है बच्चों, हम अपने चैप्टर के लास्ट फेज में है और हम समझेंगे कि जो ऑक्सीडेशन होता है सर, ये जो रिडक्शन होता है, ये हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करता है हमको। तो बच्चों हम सब अपने आसपास ऐसे कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि तवा हो गया, पैन, जो हर किसी घरों में पाया जाता है। मम्मियों पूछ लेना, अगर कभी किचन में नहीं जाते हो तो बता देंगी। पाइप हो गया, आयरन की पाइप,
लोहे की जंजीर हो गई, चैन, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे आसपास एग्जाम्पल दिख जाएंगे जहां पर सरफेस के ऊपर देखोगे तो जंग लग जाएगा, वहां पे रेडिश ब्राउन और रेड रेड समथिंग समथिंग हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस इमेज के अंदर। ये देख रहे हो, ये पाइप के ऊपर क्या हो गया है, ये जंग लग गया है यहाँ पे। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, कोरोजन कहते हैं। ये देखो, ये जो सिकड़ी है, सिकड़ा है यहाँ पे, सिकड़ी है कि सिकड़ा है, ये सिकड़ी तो छोटी होती है ना, ये बड़ा है तो सिकड़ा है ये। तो बच्चों, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है हमारे आसपास में, अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो सबसे कॉमन आता है कोरोजन का। सर कोरोजन क्या होता है? देखो बच्चों, कोरोजन सॉरी, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जब मेटल सरफेस पर, ये जो मेटल है, ये क्या है, ये मेटल है, इस मेटल सरफेस के ऊपर कुछ सब्सटेंस धीरे 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 अटैक कर जाते हैं, और ये एयर की वजह से या फिर वाटर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, इन सब वजहों से होता है। तो ये सब्सटेंस देखो, जब इस पे रिएक्ट कर गया तो कैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जंग लग गया है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है, तब जाके ऐसा दिखाई देता है हमको। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमारे सामने ये आता है क्वेश्चन कि सर हमने समझ तो लिया सर, ये कोरोजन हो जाता है, सर क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर, मॉइस्चर और अलग अलग चीजें रिएक्ट कर जाती हैं। तो सर उस रिएक्शन को अगर हम रोक लें तो क्या ये कोरोजन रुक सकता है? तो बच्चों इसका जवाब है हाँ। इसी चीज को रोकने के लिए हम कई सारे पॉइंट को समझेंगे। देखो, अगर हम किसी तरीके से जो एयर का कांटेक्ट है उसे कट कर देते हैं, यानी अगर एयर ना रिएक्ट करे तब वहां पे कोरोजन होगा? इसका जवाब है नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम वहां पे कोई प्रिवेंटिव लेयर लगा दे, सपोज दैट जब भी हमारे घरों में पहले कूलर आता था तो क्या होता था कि जो लोहे का कूलर में, अक्सर जो लोहे वाली आती है टीन सेट की कूलर, तो उसका जो वाटर वाला टैंक होता है उसको हम लोग पेंट करते थे, ठीक है। जैसे ये कूलर हो गया ना, ये कूलर हो गया, ये कूलर का टैंक है, वाटर टैंक, इसको पेंट कर देते थे अंदर से। क्यों पेंट करते थे? ताकि ये रिएक्शन ना हो केमिकली और ये इसमें जंग ना लग जाए। जंग लग जाएगा तो टंकी खराब हो जाएगी, तो फिर पानी चूने लगेगा, फिर एमसील लगाओगे, फिर उसको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए एक प्रकार का उस पे पेंट का कोट कर दिया जाता है। एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो गया, जब जिंक के लेयर के साथ कोटेड कर देता है। क्यों क्यों भाई? क्योंकि देखो जिंक ऑक्सीजन के साथ एक साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद उसका लेयर होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, इस वजह से भी कोरोजन रुक जाएगा। पेंट कर देते हैं, एनोडाइजिंग कर देते हैं। तो ये सारे कई सारे मेजर्स हैं जो हम लेते हैं ताकि कोरोजन ना हो। क्योंकि भाई देखो यार, कोरोजन जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो मटेरियल जो हमने लाया था अपने यूज के लिए खराब हो जाएगा, और हमें खराब मटेरियल तो चाहिए नहीं। अब कोरोजन की वजह से जो भी मेटल की चीजें होती हैं, स्पेशली आयरन की, वो चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे ब्रिज भी तो कई बार जंग लग जाता है वहां पे, तो उसे भी हमें प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रिवेंट नहीं करेंगे और हमने ध्यान नहीं दिया, कोरोजन होता रहा, तो हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो हमें इसलिए साइंस को पढ़ना होता है। तो बच्चों, ये हमें समझना है कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों साइंस को पढ़ना जरूरी होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। देखो, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें फैट्स हो, ऑयल्स हो, वो फूड क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कैसे होगा कि आप सपोज करो एक आपके पास
चिप्स की पैकेट है, आपने लेस लाया मार्केट से और उसे ऐसे खुला छोड़ दिया, 2 या 3 दिन बाद देखोगे तो वो चिप्स खाने लायक नहीं रह जाता। क्या हो जाता है उस चिप्स के साथ? उस चिप्स के साथ क्या होगा बच्चों? एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी टेस्ट हो जाएगा उसका, और साथ ही साथ खराब हो जाता है। तो सर ये जो रेंसिडिटी है ये होती क्यों है, तो हमें ये समझा दो। देखो बच्चों, जब कोई भी ऐसा आपने सब्सटेंस लिया है, फूड सब्सटेंस जिसमें फैट है, ऑयल है, उसको बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ दो, उसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है। या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, वो उस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है जब फूड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके वजह से भी रेंसिडिटी हो जाती है। ओके सर, हम समझ गए रेंसिडिटी होती क्यों है, और सर हम ये भी समझ गए कि रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, रेंसिडिटी। अब सर हमें ये बताइए, इसके कुछ एग्जांपल देंगे तब ना हम बेहतर समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कई बार देखो, ये जो पोटैटो चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स, उनमें एक अनप्लेजेंट स्मेल, एक टेस्ट आता है जब ऐसे ही उसे खुला छोड़ दोगे। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि सर चिप्स खराब हो गया है, तो वो चिप्स क्या हो गया है, वो फूड रेंसिड हो गया है। ऐसे ही बटर ले लो आप, बटर को भी बहुत टाइम तक ऐसे ही खुला छोड़ दो, ओवर लॉन्ग टाइम के लिए, उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, ये भी चेंज हो जाता है। तो सर हमें तो ये समझ में आ गया कि जो रेंसिडिटी होता है, इसकी वजह से हमारी फूड आइटम्स, हमारी जो खाने पीने की चीजें, ये चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसे ठीक कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों देखो, अब इन सब चीजों को अगर हमें बचाना है तो उसकी जड़ को पकड़ो। जड़ क्या है कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट जो प्रोड्यूस है वो रिएक्ट कर जाता है। सॉरी, आई एम सॉरी। अगर हम जो ऑक्सीजन है, अगर हम किसी भी तरीके से उसको एयर टाइट कर दे, यानी उसमें ऑक्सीजन ना जाए, या फिर उस ऑक्सीजन को हम किसी तरीके से रिप्लेस कर दे किसी और ऐसे गैस के साथ जो ना रिएक्ट करे, तो बच्चों एक इनर्ट गैस होता है। ठीक है, आप उसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, इनर्ट गैस क्या होता है। एक ऐसा गैस जो कि रिएक्टिव नहीं होता, जो रिएक्ट नहीं करता है, वो आलसी होता है। जैसे कि ठंड के दिन में क्या होता है कि हम लोग पड़े रहते हैं बिस्तर के अंदर, ओ भाई ठंडी है, नहीं जाना नहीं जाना। तो ऐसे इनर्ट गैस भी होता है, कहता है नहीं रिएक्ट करना, नहीं रिएक्ट करना। इस टाइप के अगर गैस के साथ हम उसे कंटेनर को सील पैक कर दें, तो ये जो दो चिप्स की पैकेट हैं, इनके अंदर ऐसी गैसें भरी जाती हैं जो कि रिएक्टिव नहीं होता, ताकि उस फूड को रेंसिड होने से हम बचा सके, खराब होने से बचा सके। क्योंकि ये जो चिप्स की पैकेट है, इसे तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक कहीं पे जाके स्टोर में रहना है ना, महीनों महीनों तक वो पड़ा रहता है, लेकिन खराब नहीं होता है। तो क्यों नहीं खराब होता है? ये इस वजह से। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2, अब और क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं इसके लिए? तो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं फ्रिज मतलब होता है, फ्रिज तो अलग ही माने होता है, पर बोल चाल में यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में जब फूड को आप रख देते हो, तब भी हम रेंसिडिटी होने से प्रिवेंट कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये चैप्टर कंप्लीट होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम उसे कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, हर टॉपिक को हमने डिटेल में समझ लिया है, टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं आपके। हमने QIQ करना है,
और इसके बाद आपकी खुद की नोट्स भी तैयार हो जाएगी और हमारी नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी बच्चों। इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सुबह उठना है या फिर आप जिस टाइम भी उठते हो, आप बस एक बार इस पीडीएफ को, इस नोट्स को अपनी निगाहों से, सरसरी निगाहों से दौड़ा लेना इस पे। उसके बाद ये आपका चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया और सब कुछ एक बार में आपको याद भी आ जाएगा। ये है नोट्स की पावर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे खजूरों। बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया। यकीन मानो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को पूरा देखे हैं, आपके अंदर जो ये डेडिकेशन है बच्चों, लास्ट तक बना रहे एग्जाम तक, आपको पूरे जो 100% मार्क्स है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसे लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन से वो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में रिवाइज हो जाएंगे, समराइज भी हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ठीक, उसे क्यों क्लीन किया जाता है उसको एयर में बर्न होने से पहले। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, एक बार आप सोच के बताओ। ये मैग्नीशियम है, ठीक है बच्चों, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ये बर्न होता है तब। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो जो मैग्नीशियम होता है, क्या है, मैग्नीशियम के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है बेटा, और जब इसको आप स्टोर करते हो तो ये क्या होता है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एक लेयर बना लेता है इसके सरफेस के ऊपर, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो लेयर है बच्चों, आप जब मान लो कभी इसको स्टोर कर रख दिया है आपने, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सरफेस बन जाता है। तो ये जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक है, और इसे हमें ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराना होता है फर्दर, फिर से दोबारा अगर मान लो कभी, तो उससे ये रोकता है। ठीक है बच्चों, तब उसी चीज को हमें जो रोक रहा है, ताकि मैग्नीशियम का जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने वाला है एयर में, ताकि वो बर्न हो सके, वो होने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन चुकी है उसको, जो सैंड पेपर होता है बच्चों, जो बालू कागज कहते हैं हिंदी में, उसे उस पर रगड़ते हैं ताकि ये लेयर उस पर से हट जाए। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। मैंने आपको बताया है कि बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन में एक टॉपिक था जिसे हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें से एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप दो होमवर्क समझो, आपको करना है अपने से, यकीन मानो आप कर लोगे। आपने मुझसे लास्ट तक अगर वीडियो में बने रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमें क्या देता है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या देगा बच्चों, ये देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आप यहाँ सोच रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन और ये क्लोराइड क्यों आया, तो इसका पीछे एक वजह बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, इसका जो ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे तो इसमें एक ही ऑर्बिट होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक एटम है। और जो क्लोरीन होता है बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे में एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों ऐसा होता है कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है, स्टेबल रूप में आ जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है।
जैसे कि देखो, आप भी ये वन शॉट वीडियो देख रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी एक तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हो कि मेरा एक वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऑलरेडी ले रखा है। आप टेंशन फ्री हो जाएं, इस वीडियो के बाद आपका सब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ऐसे ही जो हमारे आगे के वन शॉट सीरीज आएंगे बच्चों, उन्हें भी आप देखना, आपके चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे, आपको टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, अब इसे क्या चाहिए, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसे मान लो कहीं से, सपोज दैट ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये हाइड्रोजन जाके इसको दे दे तो काम हो जाएगा। तो अगर ये इसको देगा तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन देने की वजह से ये जो बैलेंस, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और ये जो क्लोरीन है ये भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन क्या है कि देखो बच्चों, अगर इसको 2 मिल जाएंगे एटम तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। बच्चों इसका एक पूरा सिस्टम होता है कि कैसे एटम्स स्टेबल होते हैं। देखो, जब ऑर्बिट के अंदर 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि पहला ऑर्बिट है अगर मान लो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब इससे बैलेंस ये होगा। ऐसे ही ये, इसको फर्दर हम पीरियोडिक टेबल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बच्चों ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है और अभी आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि जो हाइड्रोजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑर्बिट में, तो ये स्टेबल होगा। तो इसको जब इसके साथ शेयर करेगा तो यहाँ शेयर हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे HCl लिखा। लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों साइड जो मास है और जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का भी 1 एटम है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो क्या करें हम, तो हम एक काम कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे बच्चों Cl2 था, मैंने यहाँ पे देखा नहीं शायद। हाँ, तो यहाँ पे Cl2 है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 2 क्लोरीन इधर भी हो गया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ इस क्वेश्चन को सही किया है, वेल डन बेटा। आप यकीन मानो, बस यही मेहनत और यही आपकी जो कंसंट्रेशन है चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 ये लाना इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है ऊपर, यहाँ फिर से आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस X और उसका फॉर्मूला लिखना है जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। बच्चों इसे आप अपने से करोगे, इसे मैंने करा रखा है ऑलरेडी, ये आपका होमवर्क है। देखो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है ना। जब इसमें आयरन का नेल कील जब डाल देते हैं तो क्यों चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो आयरन नेल है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं तो आयरन ये डिस्प्लेस किसको कर देता है बच्चों, कॉपर को। देखो ये जो आयरन है कॉपर सल्फेट में आपने डाला, पहले ये कॉपर सल्फेट था तो ब्लू कलर सोल्यूशन था, लेकिन बाद में इस कॉपर सल्फेट में आयरन आके डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है बच्चों कि अब वहां पे तो कॉपर है ही नहीं, जब कॉपर है ही नहीं तो ब्लू कलर कैसे रहेगा, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर, कॉपर बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। इसमें पूछ रहा है बच्चों कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हुआ है कहाँ पे और कौन सा कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो देखो बच्चा, ये जो यहाँ पे 4 मोल दिया है सोडियम का, O2 से जब आपने रिएक्ट कराया तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ है। ऑक्सीजन गेन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक, जो दूसरा वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको ऊपर पढ़ा रखा है।
ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ आप अगर भूल गए हो तो देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखोगे तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो मैंने ये भी बताया जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये होता है रिडक्शन। ठीक है बच्चों। और गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ, अब हाइड्रोजन को यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे लीड ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो लीड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है हमको। तो क्या यहाँ पे लीड रिड्यूस हो रहा है, देख के बताओ। लीड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट है। और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये आपको विद इन स्टेटमेंट ये कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस अभी मैंने बताया बच्चों। क्या लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो Fe2O3 है और ये +2Al है एल्युमिनियम। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे फेरस को रिप्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम ये रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है, क्योंकि एक ही बार रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी। ठीक है बच्चों। अब ये सेम टाइप क्वेश्चन है, आप इसे करना खुद से। देखो अब एक क्वेश्चन ये है कि शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, ठीक है, जब इसको हीट किया जा रहा है तो एयर में ये ब्लैक हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जो कि ब्लैक कलर कंपाउंड बना रहा है, उसका भी आपको नाम बताना है। तो देखो ये जो कॉपर है ना, एक्स है, ये कॉपर होगा, क्योंकि जब कॉपर का कलर क्या होता है बच्चों, ये ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर ब्राउन है, और जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और भी सारी गैसेज हैं, लेकिन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन का, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एज अ रिजल्ट, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। टेबल साल्ट NaCl होता है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट ऑप्शन गिव द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है कि रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है रिएक्शन के। तो हमें सिंपल सी पता है भाई कि क्या है, सोडियम और जब क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो हमें रिएक्टेंट में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो ऑप्शन देखो, क्या पहला ऑप्शन है रिएक्टेंट में है, कह रहा है कि सिर्फ सोडियम है और प्रोडक्ट में क्लोरीन है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट में सोडियम है और टेबल साल्ट। अरे भाई इतनी बड़ी मिस्टेक हम लोग तो कर नहीं सकते। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास तो ये जो टेबल साल्ट ये तो प्रोडक्ट में आया है, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि रिएक्टेंट्स क्या है कि टेबल साल्ट। ओ सर इतनी बड़ी मिस्टेक आपने तो उगता सूरज पश्चिम से कर दिया, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी, रिएक्टेंट में सोडियम है, क्लोरीन है, प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्म एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा इसमें से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। खजूरो, ओ खजूरो, देखो 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 वही क्वेश्चन आया है जो मैंने अभी ऑलरेडी करा रखा है।
तो मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो साथ ही साथ थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, बताओ। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, द केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है आपका होमवर्क, खुद से करना है इसे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसे भी आप खुद से करोगे, ये आपके नोट्स में पड़ा हुआ है, आप नोट्स अपनी चेक करना। वैसे आपको बता देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इसे देख लेना, फिर से आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क हो गया। प्यारे बच्चों, ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। अभी तक आपने क्या किया, आपने सभी टॉपिक को पढ़ लिया है, आपकी डिटेल में चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पास साथ में नोट्स मिल गया होगा आपको, चैप्टर कंप्लीट है आपकी, चैप्टर हो गया डन, नोट्स भी डन, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए साथ में, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई। आपकी अब ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। अब आपको क्या करना है, अब आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है। वहां से डाउनलोड करने के बाद सुबह आप अपनी नोट्स लेना जिसपे आपने लिखा है, और साथ ही मेरी जो पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसे पढ़ लेना बच्चों। एक बार खुद से जब रिवाइज कर लोगे सुबह उठ करके, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से 100% तैयार हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो, मैं आपको हर एक चीज बता चुका हूँ, अब आपको अपने दिमाग को झकझोरना है कि हाँ देखो तुमने कल पढ़ा था, और यकीन मानो सुबह जब बैठोगे एक बार खोलोगे अपने से, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। अब जाओ मचा दो एग्जाम में, फोड़ के आना है, 100% पूरे मार्क्स लेके आना है। टारगेट हमेशा 100% का रखना है और इसको अचीव करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया, और आने वाले जो भी इस सीरीज की 1 शॉट वीडियोस होंगी आप उसे देखना, और अगर आपको हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कराने का तरीका पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बच्चों। और कोई भी डाउट अगर आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो हमारा टीम है इसके ऊपर काम कर रहा है। बच्चों देखो, आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट में पुट करना, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और साथ ही साथ जो हमारी टीम है वो आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लाएगी अदर सब्जेक्ट का। जो दूसरे सब्जेक्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 शॉट इसका सीरीज लाना, उसमें मैथ, सोशल साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो बच्चों अब मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।